Hello, my dear students. Greetings of the day and welcome you all in yet another very interesting and fascinating video on physics. हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है कंस्ट्रेंड मोशन इन पुली सिस्टम. मास एंड पुली के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको परेशान करते होंगे जेईई मेन एंड एडवांस्ड लेवल पे और नीट के लेवल पे भी. तो जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो तो इजीली हो जाते हैं, जैसे सिंपल एडवर्ड मशीन दे रखी है वो तो क्वेश्चंस हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं. लेकिन अगर एक के बजाय कई सारी पुली अपने को सिस्टम में दे रखी है, 4-5 पुली दे रखी हैं और उनके ऊपर से स्ट्रिंग काफ़ी सारी है, कई सारी रस्सियां हैं, तब हम उन केसेस में इजीली फ्री बॉडी डायग्राम बना के एक्सेलरेशन और टेंशन इन द स्ट्रिंग नहीं निकाल पाते. किसी भी मास की एक्सेलरेशन इजी नहीं होती उन केस में फाइंड आउट करनी. तो उन केसेस में क्या कंसेप्ट यूज किया जाए उसकी बात हम आज करने जा रहे हैं. क्लियर? सो ये जो आज का सेशन अपना रहने वाला है इसके बेस पे जेईई एडवांस्ड में श्योर मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं मिस आउट होंगे. क्लियर? और इजीली आप सोल्व भी कर पाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन हाउ टू सोल्व वेरी हाईली कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स in which pulley and mass system is given to us. So देखिएगा भाई कैसे उनको हम सोल्व करते हैं. एक बात का सिंपली ध्यान रखना, मान लिया आपको कोई भी सिस्टम दे रखा है, जैसे मैं सिंपली एक सिस्टम लेता हूं आसान वाला जो आपने पहले पढ़ा होगा, फिर हम कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स की बात करेंगे. ये सबने पढ़ रखा है कि एक अपने पास पुली है, वो सीलिंग से अटैच्ड है, पुली के दोनों साइड मासेस हैं ऐसे, ये M2 है मान लिया और इस तरफ मास M1 है. इज दैट क्लियर? तो स्ट्रिंग में खिंचाव आएगा, टेंशन आएगी, इसमें टेंशन T है अपवर्ड, इसमें भी टेंशन T है अपवर्ड. ये मोस्ट सिंपल डायग्राम मैंने बनाया है एक बार बेसिकली समझाने के लिए, फिर हम कॉम्प्लिकेटेड वालों पे भी चलेंगे. तो यहां पे हम ये मान के चलते हैं कि ये भारी है, ये हल्का है, तो ओवरऑल सिस्टम विल गो डाउन साइड विद एक्सेलरेशन A1 and the system will go with acceleration same acceleration sir, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, ये जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा ये उतने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा. सो दिस वन गोज अप विद एक्सेलरेशन A1, ये A1 के साथ नीचे आया तो ये भी A1 के साथ ऊपर जाएगा. क्लियर? तो जो कंसेप्ट मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं, जो नोट करने लायक चीज है वो ये है कि समीशन ऑफ ऑल दी T डॉट एज, यानी T डॉट ए जितने भी ब्लॉक्स पे T और A हैं उन सब का डॉट प्रोडक्ट करके सबमिशन कर दो, वो टोटल 0 के इक्वल आएगा. किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा. क्लियर? ये याद रखना आपने, मैं बताऊंगा अभी आपको कि कैसे इसको प्रूव भी करेंगे कि कैसे मैं ऐसा लिख सकता हूं. हमने ऐसे ही नहीं लिख दिया, इसके पीछे लॉजिक है, रीजन है, वो समझेंगे इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट में. लेकिन अभी इसका यूज करके हम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लीमेंट डायग्राम्स मास पुली सिस्टम के इजीली सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इस इक्वेशन का यूज करके. जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि यहां पे कैसे इक्वेशन अप्लाई करनी है, तो वो देखो, जैसे मास ये वाला था तो इस पूरे सिस्टम पे इक्वेशन अप्लाई करनी है. इस वाले मास के लिए T किस तरफ है? सर ऊपर की तरफ, तो T डॉट इसकी एक्सेलरेशन किस तरफ है? नीचे की तरफ, डॉट A1. क्लियर? प्लस में इस मास के लिए आ जाओ, इसका T ऊपर की तरफ, डॉट A1 इसके एक्सेलरेशन वो जिस तरफ भी है पड़ी रहे, इज इक्वल टू 0. समीशन का मतलब था सारे इनका सम, तो ये 2 ही केस बनते हैं, 2 ही मासेस अपने पास, तो इनका सम इक्वल टू 0. अब T डॉट A डॉट प्रोडक्ट का आपको पता है, इसको लिख सकता हूं T A1 cos ऑफ थीटा बिटवीन T एंड A. अब T ऊपर की तरफ है, A1 नीचे की तरफ है, तो 180 डिग्री हो गया, cos 180 डिग्री. इज दैट क्लियर? प्लस T डॉट A1 इसको लिख सकता हूं T A1 cos ऑफ थीटा बिटवीन T एंड A. थीटा कितना है T एंड A में? यहां पे T ऊपर की तरफ है, A1 भी ऊपर की तरफ, तो 0 डिग्री है सर, और इनका सम इज इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर? तो मैं इसको लिख सकता हूं T A1 cos 180 डिग्री -1, आगे माइनस लगा लिया, प्लस में T A1 cos 0 डिग्री, cos 0 क्या होता है? 1. सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? T A1 दैट इज इक्वल टू 0. हाँ है ये तो 0. समझ में आई बात? ये हमने प्रूव नहीं किया है कि ये 0 के इक्वल होता है, ये मैंने सिर्फ इस केस में आपको बताया है एक बार.
ये तो इजी वाला वो था, डायग्राम था, इसको तो हम डायरेक्टली फ्री बॉडी डायग्राम बना के कर सकते हैं। सोल्व किया हुआ हमने एडवर्ड मशीन, ये तो बिल्कुल 11th में बेसिक में भी समझते हो, ठीक। लेकिन इसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता है, इसके साथ मान लिया यहां पे मास की बजाय ऐसे पुली दी होती, किस तरह से, यहां पे ऐसे पुली दे रखी है और ये मास ऐसे यहां पे अटैच्ड है इस तरह से, तो बताओ इसकी जो एक्सेलरेशन है वो इसकी है क्या, यहां पे मास m2 लगा दूं, बताओ अब दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी क्या, नहीं सर, ये किसी और एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा, बेशक स्ट्रिंग सेम रही हो। क्लियर। फिर यहाँ पे A1 नहीं A2 आएगा, एंगल वगैरह कुछ और आएंगी, वो कैसे सोल्व करना है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ तो सीखा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। क्लियर। सो चले, आर यू रेडी टू गो ऑन द कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स टू सोल्व देम यूजिंग दिस कंसेप्ट ओनली। क्लियर। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम 2-3 टिपिकल वाले सिस्टम्स पे इसको अप्लाई करके देखें कैसे सोल्व करते हैं, और फिर आपको प्रूव करके बताऊंगा कि ये ऐसा लेते क्यों हैं हम। चलिए भाई, आई होप द विजन एंड साउंड क्वालिटी इज क्वाइट क्लियर। तो चलते हैं, अब एक डायग्राम, एक टॉपिक लेते हैं। जैसे मान लिया ऐसे ले लेता हूं मैं, ये मेरे पास सीलिंग थी और इस पे मेरे पास यहां पे एक पुली कनेक्टेड है, इस जगह पे ऐसे सिंपल। इस पुली के साथ यहां पे स्ट्रिंग है एक, और यहां मास A है। कौन सा मास है? A। इसका मास M1 भी हो सकता है, M2 भी हो सकता है, जो मर्जी हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये स्ट्रिंग यहां पे इस तरह यहां आती है, इस तरह से यहां पे आती है, और बोल रहा है कि यहां कोई मास कनेक्टेड नहीं है, बल्कि एक और पुली रखी है, ऐसे ऐसे एक और पुली है। क्लियर। और ये स्ट्रिंग ऐसे जाके इसके ऊपर से इस तरह जाती है और यहां कनेक्टेड है। सिंपल, इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से बना लो, इस तरह से कनेक्टेड है। और यहां एक मास है B। कितना मास है? B। इज दैट क्लियर? तो बोलता है कि इस पे इसको कैसे सोल्व करोगे, A की एक्सेलरेशन कुछ है, B की कुछ और है, कैसे निकालोगे इनके एक्सेलरेशंस, वो कैसे हम सोल्व करेंगे, इनके एक्सेलरेशंस का रिलेशन कैसे निकालेंगे, उसके हिसाब से T भी अपने पास आ जाएगा। तो देखिए ये चीज कैसे इस पे अप्लाई करेंगे। मान लेता हूं A नीचे की तरफ आ रहा है A1 एक्सेलरेशन से। कितने एक्सेलरेशन से? A1 से। क्लियर। तो बताओ ये A1 से नीचे आएगा तो ये रस्सी यहां पे A1 से ऊपर जाएगी, क्या जाएगी? ये जाएगी, लेकिन ये बॉक्स पूरा A1 से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, और ना ही ये वाली रस्सी A1 से जाएगी, क्योंकि जब ये नीचे आएगा तो ये पुली ऊपर की तरफ उठेगी और ये इस रस्सी को दोनों तरफ से कम होते जाना है लगातार। इस तरफ रस्सी की लेंथ बढ़ती जाएगी, यहां पे लेंथ क्या होती जाएगी? कम। तो यहां पे कम ट्रैवल करना पड़ रहा है इस बॉडी को ऊपर की तरफ, और इसको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। ये चीज मानते हो? तो इसकी एक्सेलरेशन मान लेता हूं मैं ऊपर की तरफ, A1 तो होगी नहीं, इस बॉक्स की एक्सेलरेशन हुई A2। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब रस्सी पूरी एक है, रस्सी पूरी की पूरी एक है, तो इस पूरी रस्सी के थ्रू आउट अपने पास टेंशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो यहां पे T है तो T है, यहां भी टेंशन स्ट्रिंग में T है, तो यहां भी तो रस्सी वही है, तो T यहां पे। क्लियर। तो T यहां पे, T यहां पे, तो ओवरऑल इस पे टेंशन कितनी हुई सर? 2T। कितनी हुई? 2T। इज दैट क्लियर? तो हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना के सोल्व नहीं कर सकते। इनको कैसे सोल्व करेंगे? अब हम A1 A2 में रिलेशन निकालने के लिए ऐसे करेंगे सर। क्लियर। तो देखो, पहले बॉक्स A के लिए T डॉट A निकालो, फिर बॉक्स B के लिए T डॉट A निकालो, दोनों का सम इक्वल टू 0 रख दो, A1 और A2 में अपने पास रिलेशन आ जाएगा। क्लियर। तो देखो भाई कैसे, A के लिए मैं ये चीज पुट करता हूं, T डॉट A के लिए T ऊपर की तरफ है, बिल्कुल है, डॉट A1 जो भी है, क्लियर, प्लस बॉक्स B के लिए T कितना है? 2T है सर, सो 2T। क्लियर। डॉट A2, क्योंकि एक्सेलरेशन कितनी है? A2 है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। T1 डॉट A1, T डॉट A1 को मैं क्या लिख सकता हूं? T A1 cos ऑफ थीटा, और थीटा कितना? T और A1 के बीच, T और A1 के बीच 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? सो प्लस 2T A2 cos ऑफ थीटा, 2T और A2 के बीच एंगल 0 डिग्री है, सो इज इक्वल टू 0। क्लियर। cos 0 डिग्री, ये टोटल इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख दूं? T A1
cos 180 डिग्री -1 माइनस आगे लगा दिया, प्लस में 2ta2 cos 0 1 इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर? तो मैं यहां लिख सकता हूं 2ta2 इज इक्वल टू ta1, इसको उस तरफ ले गया, t से t कैंसल, हेंस a1 इज इक्वल टू 2a2। ये मेरे पास रिलेशन आ गया a1 a2 में, जिसका यूज करके मैं क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूं इजीली। समझ में आई बात? इस कंसेप्ट को कैसे यूज करना है, पक्का ये चीज ध्यान रखनी है। सर इसका क्या फायदा है ये यूज करने का, वो आपको पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। एग्जांपल के लिए देता हूं, ये कंसेप्ट अप्लाई करके देखना है तो बेस्ट जगह बताता हूं आपको कहां जाना चाहिए। एच.सी. वर्मा, चैप्टर नंबर 5 दैट इज लॉज ऑफ मोशन, क्वेश्चन नंबर 31 जब उठाओगे, सेम कंस्ट्रेंट मोशन है। कंस्ट्रेंट मोशन का क्या मतलब है कि बाउंड है, जो फ्री नहीं है चलने के लिए, इसका मोशन टोटली इस पे डिपेंड करेगा, इसका मोशन टोटली इस पे डिपेंड करेगा। कंस्ट्रेंट है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, कंडीशंस लगा रखी हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 38 39 तक, 39 क्वेश्चन तक आपको कंस्ट्रेंट मोशन के ही न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा अगर आप इस कंसेप्ट को यूज करते हो तो। क्लियर? अब एक और डायग्राम हम देखते हैं जिसके बेस पे इसी इक्वेशन को हम अप्लाई कर सके। एक और थोड़ा सा इससे भी कॉम्प्लिकेटेड वाला लेते हैं। आई होप विजन एंड साउंड क्वालिटी इज क्वाइट क्लियर। तो चलते हैं एक और टिपिकल से डायग्राम की तरफ कि कैसे इसी इक्वेशन को सिग्मा टी डॉट ए को अप्लाई करना है। इसको हम प्रूव भी करेंगे कि ऐसा ही क्यों लेते हैं। क्लियर? सो देखिएगा ध्यान से, इस तरह मान लिया, फिर से मैं क्या लेता हूं, सीलिंग ले लेता हूं। क्लियर? अब की बार थोड़ा सा और टिपिकल बनाएंगे और ज्यादा एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पुलीज भी यहां पे ऐड हम करेंगे। ऐसा मान लो यहां पे एक पुली है। क्लियर? इस पुली के साथ स्ट्रिंग है ऊपर से, और इस स्ट्रिंग के यहां पे एक मास ए है, मास ए। क्लियर? यहां से स्ट्रिंग ऊपर से ऐसे आ रही है, और यहां से फिर ऐसे जा रही है, और यहां फिर से एक पुली है। क्लियर? ठीक है। और यहां ऊपर जाके इसको फिर से एक पुली मिलती है यहां पे इस तरह से, और ये इस पुली पर से ऐसे आई हुई है। इज दैट क्लियर? तो यहां आके फिर से एक पुली है, और ये रस्सी यहां से ऐसे जाके इससे अटैच है। सिंपल। आई होप विजन में आ रहा होगा जो मैंने बनाया है पूरा डायग्राम। हाँ, तो ये यहां पे कनेक्टेड है। तो यहां इस पॉइंट से इस पुली से ऐसे, और इस पुली से ऐसे एक मास बी अटैच्ड है। मेरे ख्याल में इससे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट तो आपको और क्या ही मिलेगा। क्लियर? तो देखना ये भी कितना इजी रहेगा अपने लिए सोल्व करना अगर हम इस इक्वेशन का यूज करके सोल्व करेंगे तो वो बोलेगा सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशंस ऑफ बॉक्स ए एंड बॉक्स बी, और उन एक्सेलरेशंस का यूज करके हम इजीली स्ट्रिंग में टेंशन वगैरह भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये बॉक्स नीचे की तरफ गया A1 एक्सेलरेशन से, तो ये नीचे जाएगा, रस्सी ऊपर खींचेगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगी तो यहां से फिर यहां भी खिंचाव आएगा, तो ओवरऑल ये पूरा बॉक्स ऊपर की तरफ उठेगा। मान लेते हैं एक्सेलरेशन A2 से ये बॉक्स ऊपर की तरफ गया। क्लियर? सर ऊपर की तरफ क्यों? यहां से तो लग रहा नीचे आएगा। अगर ऐसा है ना कि ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, ये दोनों ही ऊपर जाएगा, दोनों ही नीचे आएंगे, तो पता है सिर्फ इतना फर्क रहता है, A2 की वैल्यू हमने ऊपर की तरफ मानी है, अगर ये नीचे आता होगा तो A2 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी आंसर में। बस इतना फर्क होता है। तो मानने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर मान लो या नीचे मान लो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसको ऊपर मानोगे उसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा, इसको नीचे मानोगे उसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ साइन से डायरेक्शन का पता लगता है और यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। तो बताओ रस्सी में खिंचाव कितना है? टी ऊपर की तरफ, यहां भी रस्सी वही है तो इसमें भी खिंचाव कितना? टी। यहां भी रस्सी वही है तो खिंचाव टी, यहां भी टी तो यहां भी टी। मानते हो? अब यहां पे टी और यहां पे टी, तो यहां पे ओवरऑल 2t ऊपर की तरफ खिंचाव होगा। तो यहां पे टी, यहां पे टी, तो ऊपर की तरफ ओवरऑल यहां पे कितना खिंचाव होगा? 2t होगा। अब ये इक्वेशन आप इस पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। बॉक्स ए पे अप्लाई करते हैं, t डॉट ए, t डॉट a1, t डॉट a1 प्लस इस पे आ जाओ 2t है इसमें, तो एक तो यहां पे लग रही है टेंशन है कि यहां पे लग रही है, ये टेंशन 2t डॉट कितने से ऊपर? A2 से, डॉट A2 प्लस में ये टेंशन ऊपर की तरफ 2t डॉट A2,
तो फिर से यहाँ पे ये नई चीज सीखने को मिली है कि अगर दो जगह टेंशन लग रही है एक ही बॉक्स पे, तो दो बार ही ऐड होगा उसका टी और ए का डॉट प्रोडक्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 0। टी डॉट ए वन नीचे की तरफ है, टी ऊपर की तरफ है, तो एंगल कितना 180 डिग्री। सो टी ए वन 180 डिग्री -1, इसको माइनस टी ए वन लिख सकता हूं। इज दैट क्लियर? 2t a2 cos थीटा, 2t ऊपर की तरफ है, a2 भी ऊपर की तरफ है, एंगल 0 डिग्री। सो 2t a2 cos 0, cos 0 1 होता है, तो इसको क्या लिख दो 2t a2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, प्लस 2t a2 प्लस ये भी सेम चीज है, तो इसको मैं फिर से क्या लिख दूंगा 2t a2 इज इक्वल टू 0, यानी माइनस टी a1 प्लस 4t a2 ऐड कर दिया मैंने दोनों को इक्वल टू 0। सो 4t a2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू t a1, t से t कैंसल, एंड a1 कम्स आउट टू बी 4 टाइम्स a2, यानी ये जितनी स्पीड से नीचे आ रहा है ये उससे 4 गुना, सॉरी एक्सेलरेशन से, ये जितनी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है ये वाला उससे 4 गुना कम एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो वैसे इनके मासेस पे भी डिपेंड करेगी ये चीज कि कितने कितने हैं, लेकिन ये सब कहां सोल्व हो पाएगा? प्रैक्टिस से। वो कहां होगी? मैंने आपको बता दिया, आपकी बुक्स जो कॉम्पिटिटिव लेवल की बुक्स है सब में दिया मिलेगा। एच सी वर्मा देखिए, डीसी पांडे देखिए, एच सी वर्मा से बेटर मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं है, वहां इजीली आप इन सब को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली बात आती है, प्रूव करते हैं कि सर ये आया कहां से, आप ऐसे यूज कर रहे हो इसको। तो हम बात करेंगे कि ये कहां से हमने यूज करना सीखा है या कहां से हमने लिया है। तो देखो, बेसिकली सिंपल वाली इक्वेशन पे आ जाओ। ये थी अपने पास ऐसे एक सिंपल एटवुड मशीन थी, है ना, इस तरह से, यहां मास ए है, यहां मास बी है। क्लियर? ए और बी। एक बात बताओ, रस्सी तो एक ही है ना, मान लेता हूं यहां रस्सी की लेंथ है x1 और यहां रस्सी की लेंथ है x2 और टोटल लेंथ है रस्सी की l, तो मैं क्या लिख सकता हूं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू l। टोटल लेंथ रस्सी की कितनी है? l मान लेता हूं। क्लियर? सो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू l। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के साथ, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन भी है, इसकी भी एक्सेलरेशन है, तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। सो डी बाई डी टी ऑफ x1 प्लस डी बाई डी टी ऑफ x2, और ये तो कांस्टेंट है, फिक्स है, इसकी लेंथ उसमें वेरिएशन नहीं होगा। x1 x2 कम ज्यादा होते रहेंगे जैसे ऊपर नीचे मूव करेंगे, लेकिन l में तो चेंज नहीं आएगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है पता है सर हमको? 0 होता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 0। अब dx1 बाई dt क्या बोलेंगे? v1 प्लस dx2 बाई dt v2, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो अपने पास क्या आएगा? d बाई dt ऑफ v1 प्लस d बाई dt ऑफ v2, एंड दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? अब इनके ऊपर वेक्टर लगाना चाहो तो मैं वेक्टर भी लगा सकता हूं, फिर यहाँ पे वेक्टर वेक्टर इस तरह से आएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। अब ये मेरे पास आ गया। अब एक बात बताओ, मल्टीप्लाइंग विद टेंशन t, क्योंकि वो दोनों में सेम है, यहां भी t है, यहां भी t है। क्लियर? तो मल्टीप्लाइंग बाय t बोथ साइड्स, तो दोनों साइड t से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा? t a1 वेक्टर प्लस t a2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, और यही मैंने क्या लिखा है? समीशन ऑफ TA सारे TA जितने बॉक्सेस के बन रहे हैं उनका सबका सम 0 के इक्वल हम रख सकते हैं। यही से इक्वेशन हमने ली है। यहां से एक चीज और ले सकते हैं हम, ये देखो ये इक्वेशन आई थी ना, तो मैं यहां भी दोनों साइड t से मल्टीप्लाई करा दूं तो यह आएगा मेरे पास। तो मैं और क्या यूज कर सकता हूं सर? आप t वेक्टर डॉट v वेक्टर वो भी 0 के इक्वल लिख सकते हैं। क्लियर? सो दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये भी काफी हम यूज करते हैं जेईई एडवांस्ड के क्वेश्चंस में। क्लियर? तो मेरे ख्याल में कोई दिक्कत अब आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स में नहीं होनी चाहिए। फिर भी कोई डाउट आती है, प्रॉब्लम आती है, यू कैन व्हाट्सएप मी, मैसेज मी और डायरेक्टली कॉल मी। क्लियर? सो सी इन द नेक्स्ट वन which again is going to be another very interesting video. So see you next time. Till then पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।